गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टरडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडी फ्यूल्स। सो उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द अदर मैनेजमेंट थॉट्स वी हैव। तो स्टरडे कल वाले में किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज बताइए, अदरवाइज विल स्टार्ट विद अ वेरी न्यू टॉपिक। तो आई एम जस्ट गिविंग अनदर 2-3 मिनट्स, ओनली वेरी फ्यू स्टूडेंट हु हैव जॉइंड एज ऑफ नाउ। तो वी आर वेटिंग फॉर अनदर 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल वाले में कोई दिक्कत हो कि वट एवर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव टोल्ड यू, तो उसके आगे का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द अदर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वी हैव। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग कल के आगे जहां पे हम लोगों ने कल का लेक्चर खत्म किया था उसके आगे हम लोग आज उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लाइट ठीक नहीं आ रही है, लाइट ठीक नहीं आ रही। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात किया था कि कल जो लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था, तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट थॉट्स। कल यूपी पीजीटी टीजीटी की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक जो कल हमने आपको पढ़ाया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी पीजीटी में मिलेंगे, और आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी कम से कम एटलीस्ट 3-4 टॉपिक आपको 3-4 क्वेश्चंस आज वाले लेक्चर से आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई 14 प्रिंसिपल्स में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट आई एम जो कहीं आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये कि फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं कि कहीं ना कहीं पूरा मैनेजमेंट जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की उन्होंने बात किया था पहले सबसे पहले लेक्चर्स में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, उन्हीं के पांचों जो एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उन पांचों फंक्शंस को कवर करते हुए कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूल्स के प्रिंसिपल हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सक्सेस पाना है, आपको सफल होना है संगठन में, तो कहीं ना कहीं आपको इन 14 के 14 प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टू चूजन ऑफ दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स। गॉट इट? तो आगे अब हम लोग बात करते हैं इनके, इसमें 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया हमने, डिसिप्लिन की भी हैव डिस्कस अबाउट स्टार्ट है, बहुत डिटेल में हमने कल बात किया था। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो लोग हमारा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है। तो आज ये यूपी पीजीटी कॉमर्स के सिलसिले में तीसरा लेक्चर है। ऐसे लगातार तब तक की एग्जामिनेशन नहीं होगा, लगातार रेगुलर क्लासेस चलता रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारा यहाँ पे कपूरथला ब्रांच पे स्टार्ट 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ हमारा यूनिटी ऑफ कमांड की हमने बताया था, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट की बात किया, रेम्युनरेशन की हम लोगों ने बात किया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोगों ने बात किया, स्केलर चेन का भी हैव डिस्कस अबाउट, ऑर्डर, इक्विटी, कहीं ना कहीं पूरा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात किया। तो हम लोगों ने पूरा ओवरऑल 14 के 14 आपका हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स का डिस्कशन कर लिया था। अब उसी के सिलसिले में ये देखिए पूरा डिटेल में आगे नहीं जाएंगे, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप देख ले लीजिए, अदरवाइज पीपीटी हमारा बना पड़ा हुआ है और यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स का कल ही अपलोड किया, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए मैनेजमेंट थॉट। देखिए दुनिया का हर आदमी, आज अपनी थिंकिंग की बात करिए या हमारी थिंकिंग की बात करिए, दुनिया के हर आदमी की कहीं ना कहीं एक सोचने का नजरिया, जो परसेप्शन की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो दुनिया के हर इंसान का एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ देयर लाइफ। दुनिया के हर इंसान का जीवन का नजरिया अलग अलग होता है। तो भाई ये अगर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स की बात करें जिन्होंने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में बहुत नाम कमाया,
मैनेजमेंट की फील्ड में, तो उन्हीं ने कहीं अलग अलग के प्रबंधन की अलग अलग विचारधाराओं की बात किया। तो उन्हीं कुछ बहुत सिलेक्टेड, बहुत चुनिंदा कुछ जो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्हीं सब चीजों की आज हम लोग बात करेंगे। कैसे प्रबंधन की अलग अलग विचारधाराओं को कैसे उन्होंने पूरे दुनिया के आखिरी कोने तक ही पहुंचाया। तो पूरी इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट थॉट की बात करेंगे कि कैसे प्रबंधन का इवैल्यूएशन हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और आज कहां तक की पहुंच चुका। अगर आज के टाइम में बात करेंगे, जो कुछ भी आप सोचते हैं कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में वो इंप्लीमेंट हो चुका होता है। आज एवरी डे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को रेगुलर अपडेट कर रही हैं और अपग्रेड कर रही हैं। तो उन्हीं सब चीजों के लिए कैसे कैसे इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उन्होंने ओवरऑल पूरा अगर बात करें 3 सोचों की बात, 3 विचारधाराओं की बात किया जाता है तो प्रबंधन के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। तो उसमें क्लासिकल स्कूल्स की बात करते हैं, नियो क्लासिकल स्कूल्स की बात करते हैं और मॉडर्न स्कूल्स की बात करते हैं। तो 3 विचारधाराएं हैं मैनेजमेंट की, उसमें तीनों की अलग अलग हम लोग बात करेंगे। तो उसमें क्लासिकल स्कूल जो भी है, क्लासिकल स्कूल्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस की बात करेंगे और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस की हम लोग बात करेंगे। भाई अगर ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, आप अगर पीजीटी का पुराना पेपर उठाएंगे तो आपको यहां से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्लासिकल अप्रोचेस में कि आपका क्या है, क्लासिकल स्कूल्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लासिकल में आता है या न्यू क्लासिकल में आता है, मॉडर्न स्कूल्स में। तो आपको इस पीपीटी का भी आपको पूरा नोट डाउन करना पड़ेंगे पॉइंट्स। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस की बात करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस की बात करेंगे। अभी आपको एक एक करके पूरा तीनों बहुत डिटेल में लेकर जाएंगे। फिर न्यू क्लासिकल स्कूल्स की बात करेंगे तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस और बिहेवियरल साइंस अप्रोचेस की बात करेंगे न्यू क्लासिकल स्कूल्स में। ठीक है, फिर थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट हम लोग बात करेंगे मॉडर्न स्कूल, जो आज सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोचेस की हम लोग बात इसमें करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको तीनों का समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए क्लासिकल अप्रोच क्या है, पहले समझिए जो क्लासिकल अप्रोचेस है जिसमें हम लोग अभी आगे साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास, आप लोग को ये दिख रहा है, विजुअल है ना, क्लियर? प्लीज रिप्लाई करिए, आप लोग को क्लियरली विजुअल है ना, जो भी आपका दिख रहा है इस पे, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई करिए ताकि हम लोग आगे। अच्छा ठीक है मनप्रीत, आप लोग क्लियर दिख रहा ना बिल्कुल? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में कि इंट्रोडक्शन हो चुका और ऑलमोस्ट आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर? तो इसी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिकल अप्रोचेस की, कि क्लासिकल अप्रोचेस क्या होता है। तो classical theorists formulated principles for setting up and managing the organization. These views are labeled classical because they form the foundation for the field of management thought. देखिए ना, क्लासिकल जो भी थ्योरी जो फॉर्मुलेटेड की गई थी उसमें अगर आज से 100 साल 80 साल पहले की मैनेजमेंट प्रबंधन की डेफिनेशन देखेंगे और आज के प्रबंधन की डेफिनेशन या आज के मैनेजमेंट डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे तो जमीन आसमान का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुका है। तो कुल मिला के क्लासिकल अप्रोचेस की जो बात किया थी कि उसमें पूरी सोच ही कहीं ना कहीं एक क्लासिकल बेसिस पे काम करते थे, बहुत संकुचित और बहुत नैरो माइंडेड थी, बहुत कम चीजों को हम लोगों ने इंक्लूड किया था क्लासिकल में। ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं फाउंडेशन था कि पूरा चीजें उनकी। अब बात करते हैं कि जो क्लासिकल अप्रोच इज ऑल अबाउट कि हाउ एक्चुअली द क्लासिकल ऑडिटर्स या क्लासिकल जिन्होंने जो भी लोग थे, आप अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करिए या हेनरी फ्यूल्स की हम लोग बात करेंगे या मैक्स वेबर की बात करेंगे, जिन्होंने आपको पता ही ना कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच किसने दिया, मैक्स वेबर ने दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो हेनरी फ्यूल्स ने दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। ठीक है, जिसको हम फ्रेडरिक टेलर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्लियर? तो अब बात हम लोग करते हैं कि द थ्री मेजर, आई थिंक दिख रहा है, द थ्री मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द क्लासिकल अप्रोचेस वी हैव। साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की हेनरी फ्यूल्स की हम लोग बात करते हैं और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस में मैक्स वेबर की बात करते हैं। अब हम लोग तीनों एक एक करके समझाएंगे आपको।
सबसे हम लोग बात पहले करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेलर, FW टेलर, जो मतलब हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं कि जहां से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट का, फादर ऑफ द मैनेजमेंट भी हम लोग इन सब लोगों को बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आए पूरी दुनिया में, जो कहीं ना कहीं FW टेलर की बात करिए या आप मैक्स वेबर की बात करिए, हेनरी फ्यूल्स की बात करिए, दे आर द फादर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेडरिक विंसल टेलर इन द US इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। हमने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज से 100 साल पहले का मैनेजमेंट की बात करेंगे और आज के मैनेजमेंट की तुलना करेंगे, कोई समानता नहीं है, कोई भी मतलब समान, मतलब उतने डिफरेंसेस वहां पर पता करने की कोशिश करते हैं जहां पर कोई समानता होती है, तो देयर इज नो डिफरेंसेस एक्चुअली, कोई भी डिफरेंसेस नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। तो डिफरेंसेस कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं? तो आज से 100 साल पहले आप भी सोचिए कि 100 साल पहले प्रबंधन कैसे चलता था और आज के टाइम में मैनेजमेंट की डिफिनेशन कैसी चलती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेडरिक टेलर इन द USA इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। और टेलर क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू द टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द नोइंग, ठीक है, मतलब भाई है कि व्हाट यू वांट men टू डू एंड देन सी इन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मतलब कुल मिलाकर टेलर का कहना था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो हमारी अप्रोच है, आप मतलब बीइंग इन द कॉर्पोरेट लेवल, बीइंग इन द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट, आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, आप किसी संस्था के मालिक हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से क्या काम करवाना चाहते हो और किस तरह से काम करवाना चाहते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट में केवल इन सब चीजों की बात करते थे कि सबसे अच्छा वेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, मतलब ऑप्टिमम की बात नहीं करते थे, मिनिमम की बात करते हैं, सबसे सस्ता, मतलब कि व्हाटएवर द एम्प्लॉयज, जो भी आपके संस्था में जो लोग भी काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं, आपको उनके बारे में पहले पता करिए व्हाट एक्चुअली दे जस्ट वांट टू डू इन देयर लाइफ, वो क्या करना चाहते हैं और आप उनसे क्या काम लेना चाहते हो। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर का कहना था कि आप अपने एम्प्लॉय से इस तरह से काम लीजिए ताकि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता काम आप ले सकें। ठीक है बेटा मनप्रीत, हम लोग फादर ऑफ उसमें FW टेलर और हेनरी फ्यूल्स की बात नहीं कर रहा, हम बोले कि सभी कहीं ना कहीं एक की बात नहीं करेंगे, पूरे जो मैक्स वेबर और तीनों को बोलते क्या है वो बात अलग है, तीनों कहीं ना कहीं बेस हैं। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं? तो आई थिंक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद नोइंग व्हाट एक्चुअली यू वांट मेन टू डू, क्या लोग करना चाहते हैं, देन सी इन दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, किस तरीके से वो लोग काम करें जिससे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा काम आए। फिर टेलर्स का 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर? ठीक, क्लियर? तो यहां तक की कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट टेलर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के, टू डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, सीधी सी बात है कि डेवलप ए साइंस, एक सर्टेन सिस्टम बनाइए एक इंडिविजुअल काम के लिए, मतलब अलग अलग काम के लिए एक अलग एलिमेंट हो, एक अलग सिस्टम हो, बिकॉज दुनिया का हर जॉब अपने आप में डिफरेंट है। तो टेलर एक प्रबंधन की डिफिनेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं कि एवरी वर्क इज यूनिक, दुनिया का हर काम एक यूनिक है। तो आपको इस तरीके से एक सिस्टम बनाना है कि डेवलप ए साइंस, एक विज्ञान बना के रखिए कि ताकि ईच एलिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वर्क, हर काम करने का एक अलग तरीका होगा। साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेनिंग द टीचिंग डेवलपमेंट फॉर द वर्क। ठीक है, तो साइंटिफिकली भाई हम लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली उनको सिलेक्ट करिए काम को और अपने एम्प्लॉयज को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग करिए ताकि आपका काम का रेगुलर डेवलपमेंट होता रहे, रेगुलर उसमें ग्रोथ दिखती रहे। क्योंकि अगर आप सपोज दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम सर्टेन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, अगर आप अपने एम्प्लॉयज से एक अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहले काम को कहीं ना कहीं पता करना पड़ेगा, व्हाट एक्चुअली यू जस्ट वांट टू बी डू, बोलो आप क्या करना चाहते हैं और आप अपने एम्प्लॉयज से क्या करवाना चाहते हैं। तो वही है कि साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेनिंग और टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ द वर्क, भाई जो काम करवा रहे हैं उसके लिए पहले आप ट्रेन करिए उनको, और ताकि आप कभी ना अगर, क्योंकि अपनों को पता है कि ऑल दोस पर्संस हु आर हैविंग सम सर्टेन स्किल्स,
एक जो स्किल्ड लोग हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, का सेम नॉर्मल काम भी कराएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आप पता लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो इसीलिए बात करते हैं कि अगर आपको लग रहा है तो कहने का आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। थर्ड हो गया हार्टली कॉपरेट विद द वर्कर्स सो हैज इंश्योर दैट ऑल वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस हैज बीन डेवलप्ड। सीधी सी बात है बोलकर, और आगे कहते हैं कि आप अपने वर्कर से दे शुड बी, जैसे हमने आपको बताया भी था कल के 14 प्रिंसिपल्स हैंडी फ्यूल्स में बात भी हमने किया था कि देयर शुड बी सम व्हाट वी कॉल, there should be some certain combinations, there should be some certain coordinations among all the employees. ठीक है, क्लियर। तो there should have some certain coordinations among all the employees, क्लियर। तो ताकि उस बात क्यों करते हैं कि the ensure that the all work is done in the accordance with the principles of, आप तो कोशिश यही करेंगे जो भी आपने एक साइंटिफिकली हर एलिमेंट के लिए जो एक सर्टेन इंडिविजुअल काम के लिए एक अलग अलग एलिमेंट जो बनाकर रख रहे हैं। फिर फाइनली हम लोग बात करते हैं कि टेलर बोलते थे कि साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन दोज एम्प्लॉयज, जो भी आपके लोग काम कर रहे हैं उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करिए, बाद में उनको काम के अनुसार उसको ट्रेन करिए। थर्ड बात करते हैं कि आप जितने भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ऑल दोस पर्सन्स हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू बी मेक सम सर्टेन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आपको कहना कि एक बहुत म्यूचुअल एक, जैसे ना आगे हम लोग बताएंगे भी आपको लीडरशिप के दौरान, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो जितना प्रोडक्शन के लिए कंसर्न कर रहे हो उतना कहीं ना कहीं कंसर्न फॉर पीपल्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो भाई कि फिर डिवाइड द वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन द मैनेजमेंट एंड विच इज बेटर सॉल्टेड देन द वर्कर्स। ठीक है, सीधी सी बात है, हम लोगों को क्या करना है, हमने आपको बताया भी था कल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडी फ्यूल्स के दौरान, मतलब जितनी भी विचारधाराएं हैं प्रबंधन की, जितनी भी थॉट्स हैं मैनेजमेंट के, दे आर मोर कंसर्न अबाउट व्हाट वी कॉल कि डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम लोग कोशिश करना है कि देयर शुड बी सम इक्विटीज अमंग ऑल द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, एक समानता बनी रहे, ताकि किसी के पास भी बहुत ज्यादा कोई होता है, किसी के पास बहुत कम काम है, किसी के पास बहुत ज्यादा काम है, जिसके पास ज्यादा काम होगा और पैसा कम पा रहा होगा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो दैट इज द ओनली रीजंस कि वी हैव टू बी डिवाइड द वर्क इन सच अ मैनर देयर शुड बी इक्विटी अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं, इनसे हर बार एक या दो क्वेश्चंस आपको यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट में मिलता है कि डेवलप ए साइंस, साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन द ट्रेनिंग, द टीचिंग, द डेवलपमेंट ऑफ द वर्क, हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर्स। ठीक है, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्कर्स। अब बात करते हैं हम लोग अप्रोचेस कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडी फ्यूल्स। ठीक है, कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडी फ्यूल्स, हमने आपको बात तो पढ़ा ही दिया था कि 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, उसके अलावा हैंडी फ्यूल्स के और भी क्या अप्रोचेस है काम करने का मैनेजमेंट के लिए और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। तो हैंडी फ्यूल्स इज इन फ्रेंच इंडस्ट्रीज हैज बीन रिगार्डेड एज द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग एफडब्ल्यू टेलर की बात करते हैं, बट अगर रियल फादर ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा, ठीक है, तो इसमें हमारा ऐसे जो बहुत पीटर ड्रिकर को भी अगर आप देखेंगे, पीटर ड्रिकर, ठीक है, तो पीटर ड्रिकर का भी नाम कहीं ना कहीं हमारा फादर ऑफ मैनेजमेंट में आता है। पर लोग अगर मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हैंडी फ्यूल्स से फ्रेंच इंडस्ट्रीज हैज बीन रिगार्डेड एज द रियल फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट, ही रिड्यूस his ideas based on the practical experience in his book Administration Industries at a generally published in 1960 in a French language। 1916 में आपको बताइए ना कि 1916 में सबसे पहली बार जो बुक आया था, जो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने उसी के दौरान दिए थे। तो फेयोल डिवाइडेड द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन 6 ग्रुप, मतलब टोटल उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको 6 पार्ट में उसको पूरा ओवरऑल उसको डिवाइड करके रखा है। तो पहला इसमें टेक्निकल, कॉमर्शियल, सीधी सी बात है डिपार्टमेंट बहुत कॉमन डिपार्टमेंट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक्निकल हो गया, आईटी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, इसकी लोग बात करते हैं। तो वही है कि टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, दीज एक्टिविटीज आर कॉमन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कहीं ना कहीं आपको दीज 6 डिपार्टमेंट anyhow you have to be manage it out। ठीक है, तो हैंडी फ्यूल्स का आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्यूल डिवाइडेड द एक्टिविटीज, क्वेश्चन भी आया हुआ पीजीटी में 2016 में, देखेंगे कि कौन कौन से 6 भागों में, उसमें से एक अलग अलग दिया था, कौन से 6 भागों में उन्होंने हैंडी फ्यूल्स ने एक इंडस्ट्री को डिवाइड किया है। ठीक है, दीज आर द 6 पार्ट ही हैज डिवाइडेड द
industrial activities in these 6 part. Now we are third bureaucracy की बात करेंगे तो मैक्स वेबर ने दिया bureaucracy is an administrative system designed to accomplish large scale administrative tasks by the systematically coordinating the work of many individuals. तो ब्यूरोक्रेसी हमको पता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिजाइन टू होता है, ऑटोमेटिकली चीजें आप बना के रखते हो और ट्राई टू एकम्प्लिश दोज एक्टिविटीज, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव जो आप काम कर रहे हो, अगर उसमें सिस्टमेटिकली चीजें नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजें ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको सिस्टमेटिकली चीजें चलनी पड़ेंगी और वी हैव टू बी मेंटेन सम सर्टेन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आपके अंदर में काम कर रहे हैं. ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसीज की बात करेंगे. व्हाट आर द लक्षण, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ब्यूरोक्रेसीज की क्या होती हैं. वही नॉर्मली ये डिवीजन ऑफ वर्क, आप काम को डिवाइड ठीक से करिए, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी में अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 5,000 10,000 लोग काम कर रहे हैं, एक सिस्टम नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट. जो उन्होंने मान लीजिए कि 10 डिपार्टमेंट है, 15 डिपार्टमेंट है, 20 डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी डिवाइड द वी हैव टू व्हाट वी कॉल कि वी हैव टू बी डिवाइड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज. तो डिवीजन ऑफ वर्क की हम लोग बात करेंगे. हायरार्की ऑफ पोजीशंस, वही जो हमने आपको बताया था कि हायरार्की क्या रहेगी, टॉप लेवल में कौन काम करेगा, मिड लेवल में कौन काम करेगा, लोअर लेवल में कौन काम करेगा. आपको प्लानिंग के दौरान आपको पढ़ाया भी था. कौन सा मनप्रीत लास्ट वाला स्लाइड, ब्यूरोक्रेसी वाला, यू आर टॉकिंग अबाउट हनी फ्यूल्स की, you are talking about this slide or some other slide? कौन सी स्लाइड के बारे में बता रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, पीपीटी इसको हम अभी आपके साथ शेयर कर लेते हैं ग्रुप में. ये देख लीजिए ये वाला स्लाइड, ठीक है. उसके बाद I'll be sharing this PPT after this lecture. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में डिवीजन ऑफ वर्क हमने आपको बताया दिया. हायरार्की ऑफ पोजीशंस में हम लोग बात करते हैं कि पूरा अगर कोई प्लानिंग की बात करिए, ऑर्गेनाइजिंग की बात करिए, वट एवर द फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस वी हैव, व्हाट वी कॉल, कहीं ना कहीं वो वी हैव टू मेक देम डिफरेंट हायरार्की सिस्टम. क्योंकि हर इंसान का, ऑल दोस पर्संस हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग आपके एम्प्लॉयज आपके सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि टू हुम टू बी रिपोर्ट, ठीक है, किसको आपको रिपोर्ट करना है, कौन आपका सबऑर्डिनेट्स कौन होगा, पीयर्स कौन होगा और सुपीरियर्स कौन होगा. बिकॉज हर आदमी का, हर एम्प्लॉयज का, दे आर हैविंग अ सर्टेन एक्सपर्टीज एंड सर्टेन कैपेसिटीज. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी डील विद दोज एम्प्लॉयज. फिर थर्ड हम लोग बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. तो वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून की बात करेंगे हम लोग, पॉलिसीज की बात करेंगे. फिर इम्पर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है पांचों, इसको नोट कर लीजिए, डिटेल में नहीं आता. पीजीटी की बात करेंगे हम, तो उसमें केवल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल ब्यूरोक्रेसी की बात जो मैक्स वेबर ने दिया. तो डिवीजन ऑफ वर्क का बात करेंगे, हायरार्की ऑफ पोजीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनल रिलेशंस एंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. अब और पूरा नेक्स्ट मैक्स वेबर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है. तो इसमें द ग्रेट जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वाज बोर्न ऑन द 21 अप्रैल 1864. क्वेश्चन पीजीटी में इस लेवल का भी पूछ लेते हैं कि मैक्स वेबर ने कहाँ के थे, जनरल जर्मन इकोनॉमिस्ट थे या फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे या फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे या फ्रेंच, तो बहुत सारे ये मैक्सिमम तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, ठीक है. तो मैक्स वेबर का ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 21 अप्रैल 1864 को बॉर्न हुए एंड ही यूज्ड टू बी द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट. He worked in the field of the economics, sociology, history, law, politics and the philosophy at the University of Berlin, Vienna. ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार 2010-11 के दौरान टीजीटी और पीजीटी दोनों में. On 14 जून 1920 he left the world due to the, ठीक है. तो आप ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा और डिटेल में तो नहीं जाना है इसमें. अब हम लोग बात करते हैं कि मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन क्या है. व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्स वेबर ऑन द व्हाइल टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है. So Max Weber main contributions to the management in his theory of authority and structure and the description of organizations based on the nature of authority relation within them, ठीक है. तो मैक्स वेबर का मेन कंट्रीब्यूशन अपने एक दो उनके थ्योरी है बहुत फेमस अथॉरिटी स्ट्रक्चर का,
उसी में उन्होंने कहीं ना कहीं डिफाइन किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अथॉरिटी रिलेशन विद इन देम, मतलब कैसे एक अथॉरिटीज के बेसिस पे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है, वही उन्होंने एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर की जो थ्योरी दी थी उसी के दौरान उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात किया था। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि देर आर मेन उसमें था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी विच रन एक्चुअली। ठीक है, तो कौन कौन सी उन्होंने 3 लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात किया था, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। उसमें राशनल लीगल अथॉरिटी की बात किया, ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात किया एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात किया। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाना है, रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या होता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होता है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट नाम जो नाम इटसेल्फ, नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज ऑल अबाउट द रैशनल लीगल अथॉरिटी। ठीक है, कि बहुत रैशनल पॉलिसीज बनाएंगे, लीगल पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, जो भी एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे रहे हैं बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक टाइप का चीजें फॉलो नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल जो एक्चुअली में होता था, कैरिस्मेटिक इज ऑल अबाउट द चमत्कारी। आपने जैक वेल्च का आई थिंक नाम उसका कुछ लोगों ने सुना हो। जैक वेल्च ने एक लीडरशिप लेक्सिकॉन की किताब दिया था 1970 में, तो वहीं से हम लोग कैरिस्मेटिक थ्योरीज और कैरिस्मेटिक की बात करते हैं। इन्होंने बहुत पहले ही कैरिस्मेटिक अथॉरिटीज की बात कर लिया था। तो यहाँ पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटीज, उन्होंने बात की। इन तीनों चीजों की बात समझने की बात नहीं है इसमें। राशनल लीगल अथॉरिटी की बात किया, बस ये देख लीजिए। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात किया एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात किया। तो राशनल, लीगल एंड ट्रेडिशनल तीनों की बात की, तीनों चीजों को नोट कर लीजिए आप। क्लियर? तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लासिकल, हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यू क्लासिकल की, उसके बाद मॉडर्न का। क्लियर? तो न्यू क्लासिकल में इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोचेस। द बिहेवियरल अप्रोचेस टू द मैनेजमेंट बिगिन विद द, ठीक है, तो मुद्दा क्या है इसमें कि न्यू क्लासिकल अप्रोचेस हमारी कहीं ना कहीं कैसे काम करती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो बिहेवियरल साइंस में जिन्होंने काम किया, जो कहीं ना कहीं वो न्यू क्लासिकल अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट बहुत, ठीक है, इसमें बहुत फेमस हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ना, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना। मुद्दा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एल्टन मॉयो का कंट्रीब्यूशंस क्या था, किस तरह से उन्होंने हॉथरॉन का काम कैसे करता है, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाना। मुद्दा केवल इसमें यही पूछा जाएगा कि हॉथरॉन का क्या था, न्यू क्लासिकल में इकोनॉमिस्ट कौन कौन से थे, उन सब चीजों के बारे में चीजें पूछी जाती हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो, तो एल्टन मायो का ही पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने केवल 4 चीजों की बात किया 4 फेजेस में, कि इल्यूमिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात किया, रिलायर रूम्स की बात किया, ठीक है, बैंकिंग, वायरिंग ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू प्रोग्राम। इन 4 चीजों की उन्होंने बात किया था। इन चारों चीजों को आप नोट कर लिए कि व्हाट आर द हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एल्टन मायो ने दिया, उसमें केवल 4 पॉइंट, मेनली इन 4 पॉइंट्स की उन्होंने बात किया। उन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट की बात किया, रिलायर रूम एक्सपेरिमेंट की बात किया, बैंकिंग वायरिंग एक्सपेरिमेंट की बात किया, और इंटरव्यू प्रोग्राम की बात किया। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन आज तक की पीजीटी की हिस्ट्री में नहीं पूछा गया है कि रिलायर रूम एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, या इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, या बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, या इंटरव्यू प्रोग्राम क्या है। क्वेश्चन यही आता है, यहीं से पूछा था कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी 4 फेजेस की बात किया गया है। तो दीज आर द 4 phases ऑफ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट की व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से हमारे हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के हमारे इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय द सोशल नीड एंड एसोसिएशन विद अदर। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं देयर शुड हैव सम सर्टेन फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल नीड्स इन द एसोसिएशन विद अदर्स। मतलब दुनिया का जो भी एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट सम सामाजिक नीड्स उनको मिल जाए, और एसोसिएशन विद अदर्स, उनका कहना है एसोसिएशन दूसरों के साथ बना रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयज वांट टू बी द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। ठीक है, तो एम्प्लॉय हमेशा चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टिसिपेशन उनका बना रहे। जब भी एक टॉप लेवल एम्प्लॉय, मैंने आपको बताया भी था ना कि कॉर्पोरेट लेवल हो गया, दूसरा ऑपरेशनल लेवल हो गया, तीसरा फंक्शनल लेवल हो गया। तो टॉप लेवल जो प्लानिंग होती है वो कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल लेवल मिड लेवल वाले करते हैं, और जो लोअर लेवल या सुपरवाइजर्स होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं फंक्शनल लेवल प्लानिंग की बात करते हैं। तो हॉथरॉन स्टडी का क्या प्रभाव पड़ा कि वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा निर्णय ऑर्गेनाइजेशंस में लिया जाए विच इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते हैं कि मेरा भी उसमें पार्टिसिपेशन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज मोर रिजल्ट ऑफ पीयर प्रेशर देन द मैनेजमेंट इंसेंटिव एंड रूल्स।
ठीक है, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं होता ही है कि हम लोग जो पीयर प्रेशर होता है, जो हम लोगों के साथ में पीयर लोग या हम लोगों के साथ में जो कलीग्स काम कर रहे हैं, देयर परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द वट एवर द मैनेजमेंट इंसेंटिव दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंसेंटिव एंड रूल्स के हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो उनको एक इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस दिखता है। मतलब एक काम को करने के लिए इफ यू आर हैविंग द 10 पर्सन्स हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो 10 सेम लोग अगर कोई काम के लिए कोई पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि जो मैनेजमेंट एक इंसेंटिव दे रहा है या रूल्स रेगुलेशन दे रहा है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहा है, बट जो एक इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस बना हुआ है कंपनी के लिए, विच इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट नीड टू इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट्स इन कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट नीड्स टू इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट इन कोऑपरेशन विद देयर, मतलब वही ना कि देयर शुड नॉट बी ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सीधी सी अगर सिंपल समझे, केवल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात नहीं करना है हमको, कहीं ना कहीं अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात भी करना है। मतलब आपको देयर शुड बी, जैसे होता है ना कि केवल एक तरफ से ही आपको केवल अथॉरिटी आ रही है, एक तरफ से केवल ऑर्डर आ रही है, देयर शुड बी द two-way communication। मतलब if you are having some certain ideas, some certain good initiative which is going to be actually work for the organization, तो मैनेजमेंट को सुनना भी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मैनेज जो भी मैनेजर्स हैं नीड टू इन्वॉल्व, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करिए ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और काम हमारा अच्छे एफिशिएंसी के साथ होता रहे। ठीक है, तो ये बस वही नॉर्मली स्नैपशॉट डाला गया है कि टीम वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन लाइफ। टीम वर्क इज आवर कोर वैल्यूज इन द प्राइमरी वे दैट द कंटेनर स्टोर इनरिच द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज वर्क लाइफ। ठीक है, तो एक अब हम लोग लास्ट में मॉडर्न स्कूल की बात करेंगे। देयर आर ओनली टू अप्रोचेज इन अ मॉडर्न स्कूल, सिस्टम अप्रोचेज एंड द कंटीजेंसी अप्रोचेज वी हैव। ठीक है, तो व्हाट आर दैट, हम लोगों ने क्लासिकल अप्रोचेस की भी हैव डिस्कस अबाउट, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यू क्लासिकल अप्रोचेस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दैट इज कॉल्ड modern schools. So what are there are two basic approaches which comes under the modern school: system approaches and the contingency approaches. तो सिस्टम अप्रोचेस की हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिस्टम अप्रोचेस की थ्योरीज दी हैं, तो हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना। सिस्टम अप्रोच काम कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। इनपुट में क्या होगा हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेस, कैपिटल, मटेरियल, जो कहीं ना कहीं एक बहुत दो, अगर 5Ms की बात करें, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर रहा है, फिर फाइनली आउटपुट में क्या आएगा, इधर प्रोडक्ट आएगा या सर्विसेज आएगा। तो सिस्टम अप्रोच एक और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे कौन कौन से फैक्टर होंगे, इट कैन बी द पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। तो कहीं ना कहीं हमको एक सिस्टम अप्रोच किस तरह से काम करती है कि वट एवर द इनपुट्स वी हैव, हमारे पास मैन कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास कौन सी है, कैपिटल हमारे पास क्या है, और मटेरियल्स क्या है। फिर व्हाट वी हैव टू डू, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग, उसको क्या प्रोसेसिंग करेंगे, देन दोज इनपुट विल बी कन्वर्ट इन अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आइदर इज द प्रोडक्ट और इन अ सर्विसेज। फिर अगर सीधी सी बात है क्वालिटी होगा, तो कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बी गिव सम सर्टेन फीडबैक। अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग फीडबैक देके दोबारा उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, अदरवाइज वो पर्टिकुलर सिस्टम में काम नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वही कॉन्सेप्ट है बहुत डिटेल में, फिर अगेन कॉन्सेप्ट में हमको नहीं जाना, क्लियर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे। यहां तक कि कोई डाउट प्लीज बताइए, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट। अगर कोई डाउट ना तो हम लोग आगे बढ़े, खत्म करें। बिल्कुल दो चीजें रह गई हैं, केवल सिस्टम अप्रोच और आपका, ठीक है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का हमने आपको पूरा सिस्टम का पूरा मॉडल बताई दिया कैसे काम करता है सिस्टम अप्रोचेस में। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि सब सिस्टम, सिनर्जी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, वी हैव सिस्टम बाउंड्रीज, फ्लो एंड द फीडबैक। So these are the 6 concepts which comes under the system approaches. Subsystem, what in every system we have some certain subsystem. What are the synergy of the work? What are the open and closed system? In every organization they are having some certain open system, they are having some certain closed system. And after that we are more concerned about the system boundaries, because every organization have them different boundaries and we have to work within those boundaries, because हर ऑर्गेनाइजेशन की सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, उनको ध्यान में रखकर हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। फ्लो की बात करेंगे, देन हम लोग फीडबैक का बात करेंगे, वही सेम चीज है।
फिर लास्ट इज कॉन्टिजेंसी अप्रोचेस वी हैव। तो कॉन्टिजेंसी अप्रोचेस में अप्रोचेस डिपेंड ऑन द वेरिएबल्स ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो अप्रोचेस डिपेंडेंट ऑन द वेरी, मतलब सीधी सी बात है, जैसी सिचुएशन होगा उसके पूर्ण परिस्थितियों के अनुसार वट एवर वर्क आई एम डूइंग, तो ना कि मतलब वी हैव टू बी कस्टमाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वी हैव टू बी कस्टमाइज द मैनेजमेंट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू सिचुएशन, इज ऑल अबाउट द कंटीजेंसी। जिस परिस्थितियों में होगा उस परिस्थितियों में जैसा आप डिसीजन ले रहे हो, उन कंडीशन में जो डिसीजन ले रहे हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में जो डिसीजन ले रहे हैं, उसी को लेके कहीं ना कहीं कंटीजेंसी अप्रोच काम करती है। तो टोटली अप्रोचेस डिपेंडेंट ऑन द वेरियस वेरिएबल्स ऑफ द सिचुएशंस, draws on the all past theories in attempting to analyze and solve problems, ठीक है। इट्स ए टोटली इंटीग्रेटिव प्रोग्राम, मतलब एक इंटीग्रेटिव बना रहेगा जब आपस में मिलकर काम करेंगे। समराइज एज एन इट्स डिपेंड डिवाइस, ठीक है। बी बिकमिंग, मतलब being in a top level managers, being a top level executives, we have to be tell our managers to look to their experience and the past and to consider many options before choosing, encourage managers to stay flexible, ठीक है। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने मैनेजर्स को पता बताना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि वट एवर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज, अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी कस्टमाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आज के टाइम में बात करेंगे कि ड्यू टू सम सर्टेन स्टिफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है कि आपका बहुत रेड ओशियन मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, तो कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, गला काट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो कट थ्रोट कंपटीशन में अगर सर्वाइव आपको करना है, वी हैव टू बी टेक सम सर्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अपने जो भी कॉम्पिटिटर अगर उनसे एडवांटेज नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत हो जाएगी। तो बीइंग ना टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एनी कंपनी, वी हैव टू बी टेल अवर मैनेजर्स टू लुक टू देयर एक्सपीरियंस एंड टू पास्ट एंड कंसीडर मेनी ऑप्शंस बिफोर चूजिंग। मतलब कोई भी एक डिसीजन लेना है तो पहले कोशिश करिए, मेनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, फाइनली वी हैव टू बी टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है। तो इनकरेज मैनेजर्स टू स्टे फ्लेक्सिबल, यस, अपने मैनेजर्स को इनकरेज कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, वी हैव द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। उसके अलावा आई एम जस्ट शेयरिंग यू दिस पर्टिकुलर पीपीटी आफ्टर दिस लेक्चर, जिसमें आपका आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, दोनों लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और परसों वाला जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको 2 पीपीटी भेजेंगे, इन 2 पीपीटी में आपके 3 लेक्चर यूपी पीजीटी और कहीं ना कहीं यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों के कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट यू बाय द टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज 4 o'clock with a very new topic.